हाय, आई एम हिमांशु एंड आई एम योर स्टूडेंट और आपका दोस्त। और आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के उस कंसेप्ट के बारे में जिसमें अगर बहुत छोटी सी मिस्टेक भी होगी तो वो पूरे जो मेडिसिन की क्वालिटी है उसको इम्पैक्ट कर सकता है। तो वो कंसेप्ट है वेइंग प्रैक्टिसेस का। वेइंग प्रैक्टिसेस के बारे में हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि टेस्ट वेट्स जिसके थ्रू हम कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन करते हैं बैलेंसेस का, उनको कैसे रखा जाता है, क्या मेंटेनेंस उनका प्रोटोकॉल होता है। हम बात करेंगे क्या क्या जनरल एरर्स आते हैं वेइंग में, जिसमें हम बात करेंगे रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड ग्रॉस एरर। राइट, हम ऑल्सो देखेंगे कि प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी चाहिए वे करते हुए किसी भी प्रोडक्ट या सैंपल को। और फिर हम बात करेंगे एक बहुत यूनिक कंसेप्ट जिसे कहते हैं एनालिटिकल बैलेंस ड्रिफ्ट, जो कि बड़ा मस्त कंसेप्ट है। राइट, सो स्टार्टिंग विद कि वे करने से पहले हमें चीज याद रखनी है कि कोई भी अगर हम जैसे सुबह सुबह आते हैं अपनी फर्म में, अपनी लेबोरेटरी में, तो जो बैलेंसेस होते हैं ना उनको हमेशा कैलिब्रेट या वेरीफाई करा जाता है कि वो सही चल भी रहे हैं या नहीं। तो उनका कैलिब्रेशन प्रोसेस और जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होते हैं उसमें जनरली सर्टेन वेट्स यूज करे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 ग्राम, 10 ग्राम, 10 mg, 1 kg, डिपेंडिंग ऑन क्या स्केल है आपका। राइट, सो जो वो टेस्ट वेट्स होते हैं ना उनको कैसे रखा जाता है। सो दे नीड टू बी इंस्पेक्ट प्रायर टू यूज, कि वो कंटेमिनेट तो नहीं है, क्या उनके ऊपर मिट्टी तो नहीं लगी है, वो उन पे जंग तो नहीं लग रहा है, करोड़ तो नहीं हो रहे हैं वो, क्या उनके ऊपर फिंगरप्रिंट्स, डर्ट वगैरह कोई वो तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मिट्टी वगैरह आएगी तो उसका वेट आएगा, और अगर उसके वेट के साथ हम मिट्टी या फिर इम्प्योरिटी के वेट के साथ हम अपने बैलेंस को वेरीफाई कर रहे हैं, तो जितनी भी आगे हमारी क्या कहते हैं मेजरमेंट्स आएंगी सैंपल की, प्रोडक्ट की, मैट्रिक्स की, तो सब इनकरेक्ट आएंगे ना। इसी वजह से हमें पहले देखना है कि जो हम टेस्ट वेट है जो हमारा, जिसके थ्रू हम वेरीफाई कर रहे हैं अपना बैलेंस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो साफ है कि नहीं है। हमें उन वेट्स को ना हमेशा ग्लव्स के पहनकर ही वे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी फिंगरप्रिंट्स होती है ना, इसके भी डायरेक्ट कांटेक्ट से 50 माइक्रोग्राम का वेट ऊपर नीचे हो सकता है। और 50 माइक्रोग्राम सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, मगर जब आप वो करते हो ना इसके HPLC एनालिसिस वगैरह, भाई साहब एक एक ग्राम, एक एक मिलीग्राम में भी फर्क आ जाता है। ऐसे पोटेंसी में बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है। सो अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दैट फिंगरप्रिंट्स मे चेंज द वेट बाय 50 माइक्रोग्राम ड्यू टू स्किन एसिड्स, सो gloves are extremely important. Right, now avoid micro abrasions. जब भी हम वेट रखते हैं ना, जो हमने जैसे स्केल है मेरा, ये मेरा स्केल है, तो इसके ऊपर जब मैं वेट रख रहा हूँ तो वेट को घसीटना नहीं है, वेट को घसीटूंगा स्क्रैचेस आएंगे, उससे भी इम्पैक्ट आ सकता है वे करने का। सो नेवर मूव वेट्स इन द वेइंग पेन, ऑलवेज लिफ्ट देम केयरफुली। राइट, एंड ऑफ कोर्स द क्लीनिंग प्रोटोकॉल, कि हमने जो भी हमारा क्लीनिंग प्रोटोकॉल है कि IPA 70% या फिर मिथेनॉल, जिससे भी आप साफ कर रहे हैं। राइट, यू नीड टू यूज सॉफ्ट ब्रश एंड माइक्रो फाइबर क्लॉथ एंड आफ्टर क्लीनिंग लीव द वेट्स टू रिड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हमारी बात है कि जो हमारे वेट्स हैं उनको किस तरह से रखा जाता है, कैसे साफ करा जाता है। अब हम बात करेंगे वे करते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सो रेगुलर कैलिब्रेशन और मेंटेनेंस होनी चाहिए, वेरिफिकेशन डेली होनी चाहिए, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार कैलिब्रेशन का प्रोटोकॉल होना चाहिए, ईयरली या फिर आपका क्वार्टरली मेंटेनेंस होनी चाहिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थ्रू। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चलता रहे कि लॉन्ग टर्म में आपका जो बैलेंस है किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, कोई डेविएशन तो नहीं आ रही है उसकी मेजरमेंट में। राइट, ऑफ कोर्स हम वे तो कर लेंगे, लेकिन कौन सा वेइंग स्केल हमारे पर्पस के लिए सूटेड होगा ये तो पूछा ही नहीं। तो 3 तरह के होते हैं जी, 4 लोड स्केल, 4 लोड सेल स्केल, जो कि हैवी लोड उठाने में मदद करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जी, उसको उठाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन में जब आप क्वांटिटीज को लेके जाते हो ना, 1-1 किलो, 1.5 किलो, आधा किलो का बैच में आप लेके जा रहे हो जी, 30 किलो, 20 किलो का आप पैरासिटामोल का फॉर एग्जांपल कट्टा रख रहे हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें सिंगल लोड सेल की जरूरत पड़ती है।
ताकि और मैं एक और चीज बता रहा हूँ आपको, लेबोरेटरीज में माइक्रो बैलेंस कि माइक्रोग्राम तक का, एमजी में भी हमें अपना वो पता लग सके कि कितना वेट हम ले रहे हैं। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस में डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स की क्यों जरूरत, क्योंकि जो 4 लोड स्केल जो हो गया हमारा, उसमें मैं माइक्रो बैलेंस जो माइक्रो बैलेंस के वेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 10 mg, कोई फर्क नहीं दिखाएगा क्योंकि उसका यूज केस अलग है। सिमिलरली जो ये माइक्रो बैलेंस होगा, इसकी मैक्सिमम लिमिट ही 100 ग्राम होगी, राइट। 100 ग्राम मैक्सिमम लिमिट है, तो हम मैक्स टू मैक्स 80 ग्राम लेते हैं क्योंकि 80% ही लेते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी का। तो 80 ग्राम तक मैं ले सकता हूँ उस बैलेंस के ऊपर वेट। आखिर मेरे को लेना है 1 किलो वेट, कहाँ से लूंगा, बार बार तोलता रहूंगा क्या, राइट। सो डिफरेंट यूज केसेस के लिए डिफरेंट स्केल्स। माइक्रो बैलेंस हमारा लेबोरेटरीज के लिए, सिंगल लोड सेल स्केल प्रोडक्शन के लिए, एंड 4 लोड सेल स्केल हैवी लोड्स के लिए, फॉर एग्जांपल वेयर हाउस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, assess repeatability and sensitivity to ensure accuracy। ये कैलिब्रेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, आपके प्रिसीजन देखा जाता है, आपका रिपीटेबिलिटी टेस्ट होता है, मल्टीपल टेस्ट करे जाते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, राइट। आपके स्केल्स के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे वेट को रखा जाता है कैलिब्रेशन के टाइम पे, देखने के लिए कि ये तो नहीं हो रहा कि एक जगह वेट रख रहा हूँ तो 100 ग्राम आ रहा है, दूसरी जगह रख रहा हूँ तो 101 ग्राम आ रहा है। ये प्लस जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट बहुत क्लीन होना चाहिए। एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है तो डेविएशंस आएंगे भैया वेट करते वक्त। सो यू नीड टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन वेइंग चैम्बर्स विद कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि हवा भी आएगी ना, उससे आपका वेट डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अगर हम एनवायरनमेंट की बात कर ही रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लो ह्यूमिडिटी रखी जाती है। मगर लो ह्यूमिडिटी का क्या इश्यू होता है कि जी आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने की चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जिस वजह से एनालिटिकल बैलेंस ड्रिफ्ट एक कंसेप्ट जो होता है, एक फिनोमिनन वो अकर होता है। ड्रिफ्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर मैं कुछ चीज मेजर कर रहा हूं, तो मेजरमेंट में कितना चेंज ऊपर नीचे हो रहा है उसको मैं ड्रिफ्ट कहता हूं, राइट। सो इट्स द इंस्टेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट ओवर अ पर्टिकुलर टाइम। अब ये क्यों हो रही है इस केस में, ड्यू टू static electricity in dry environment, because pharma facilities have low humidity, so static electricity होगी तो उस वजह से डेविएशन आएगा वेट लेते वक्त, और एरर के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, जिस वजह से गलत मेजरमेंट और गलत रीडिंग्स आएगी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। क्योंकि आप चाह रहे हो रखना 125 mg, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आ गया जी भैया 122 mg, रीडिंग निकाल दी, कम जो इंस्ट्रूमेंट है उसने रीडिंग निकाल दी 122 mg के हिसाब से, आप कैलकुलेशंस करिए 125 mg के हिसाब से, डेविएशन आ गया बहुत ज्यादा। सीधा के सीधा आपका जो फार्मास्यूटिकल ये ग्रेड का जो मटेरियल होगा ना, अगर टैबलेट के अंदर दिखा रहा है कि 99% मेरा माल है इसके अंदर पैरासिटामोल, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का इतने छोटे से 2-3 mg के फर्क से ही ना आपका 99 से 98, 99 से 95 इतना शिफ्ट भी आ जाता है पोटेंसी में, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसको कम कैसे कर सकते हैं, इस एनालिटिकल बैलेंस ड्रिफ्ट को जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रही है। सबसे पहली बात आप क्या कर सकते हो, ह्यूमिडिटी को कांस्टेंट रख सकते हो, दैट इज ओवर 40%। ओवर 40% जो हमारा वेइंग चैम्बर होता है, वहां पर जो पर्टिकुलर रूम बनाया जाता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज रखते हैं, बैलेंस, और वहां पे भी सिंगल एंट्री मिलती है इंसान को, कोई 2 लोग नहीं आ सकते हैं। यूज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एलिमिनेटेड नियर द स्केल, ताकि वो मिनिमाइज कर सके इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट को। एंटी स्टैटिक फ्लोर्स यूज करे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, बट लेबोरेटरीज में जनरली जो फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज होती है, फ्लोरिंग उनकी पेंट टाइप से करी जाती है, और उसके अंदर वो स्पेसिफिक होता है कि गोल, हर चीज को गोल करा जाता है, कोई भी कॉर्नर पॉइंट्स नहीं रखते ताकि इंप्योरिटी ना रहे, प्लस आपका जो फ्लोर है एंटी स्टैटिक रहे, and keep the scale in stable ambient temperature conditions, and of course the most important thing after use, जब आप सुबह से लेकर शाम तक यूज कर लोगे, तो ये नहीं करना है कि आपको अपना चीज वो बंद कर देना है स्केल, नहीं। जो आपका विंग स्केल होता है ना, वो इट नीड्स टू बी स्विच्ड ऑन एट ऑल टाइम्स टू एंश्योर कांस्टेंट हीट। अगले दिन आके वेरीफाई कर लो कि सही चल रहा है नहीं चल रहा, बंद मत करो, ठीक है। अब भैया मैंने बात कर ली कि टेस्ट वेट
जिससे मैं कैलिब्रेट वेरीफाई करता हूँ, उनको कैसे रखना है। मेरे को वे करते वक्त जब मैं वजन ले रहा हूँ तो मेरे को क्या क्या चीज का प्रिकॉशन रखना है। एनालिटिकल बैलेंस ड्रिफ्ट की भी बात कर ली, लेकिन वे करते हुए क्या क्या एरर्स अराइज करते हैं। तो 3 तरह के एरर्स अराइज करते हैं। कौन कौन सी थी? हमारे ग्रॉस एरर, हमारा सिस्टमैटिक एरर और हमारा रैंडम एरर। क्या फर्क है इनमें? तो ग्रॉस एरर वो एरर है जो ह्यूमन एरर होते हैं कि जी मैं वेट ले रहा हूँ, वेट लेते लेते थोड़ा मैंने ना बैलेंस के ऊपर गलती से मटेरियल घेर दिया, मेरी गलती की वजह से हुआ ना, तो वो ग्रॉस एरर है। जिसको, और इस एरर को ना जब हो जाती है तो इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत डेविएशन होने के चांसेस होते हैं। मैं ले रहा हूँ बटर पेपर के ऊपर, जो एक फॉर एग्जाम्पल वेइंग कप के ऊपर, ठीक है, कटोरी है, उसके ऊपर मैं वेट ले रहा हूँ, ठीक है, मैं ले रहा हूँ जी 120 mg, गलती से मैंने डाल दिया 10 mg मैंने स्केल के ऊपर घेर दिया, जो जिसके ऊपर मैं वेट ले रहा हूँ। रीडिंग तो 130 दिखाएगी ना, जबकि उसके अंदर 120 mg है, तो गलत हो गया। तो इस चीज को हमें प्रिवेंट करना चाहिए। सो नीड्स टू बी प्रिवेंटिव, ताकि दोबारा अकर ना हो। नेक्स्ट है हमारा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर वो एरर्स है जो कंसिस्टेंट है और प्रेडिक्टेबल है, predictable changes in repeated measurements, so these need to be adjusted। 10 बार रीडिंग ली है, 10 बार अलग अलग रीडिंग आई है, कभी 10.2 ग्राम आ गया, कभी 10.1 ग्राम आ गया, क्यों आ रहा है? सिस्टमैटिक एरर। इस चीज को हमें देखना है कि हमारा जो स्केल है क्या वो सही तरीके से वेरीफाई हुआ है, सही तरीके से उसको कैलिब्रेट करा है कि नहीं करा है, राइट। ये चीज हमारा मेंटेनेंस तो नहीं मांग रहा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो नहीं मांग रहा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थ्रू, क्या सही तरह से काम कर रहे हैं, क्लीन है, इसमें ये चीजें चेक करी जाती है सिस्टमैटिक एरर में। ग्रॉस एरर में कि हमसे क्या गलती हुई है, राइट। और रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर वो अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस होते हैं रिपीटेड मेजरमेंट्स में, जिसको तुम चाहकर भी हटा नहीं सकते, मुश्किल है, ठीक है। रैंडमली होगी, तुमने 10 बार लिया, 10 बार अलग अलग आ रही है, कोई रैंडम कोई भी नहीं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, एनवायरमेंट है, कुछ ना कुछ तो पंगा होगा ना, वो रैंडमली अकर हो जाती है, तुम नहा चाहकर भी ना वो आ जाती है। कि फॉर एग्जांपल तुम 100 रीडिंग लो स्केल पे, 100 की 100 रीडिंग सेम नहीं आएंगी। दोबारा आपने वेट लिया, वेट को उठा के दोबारा रख दो, एक बार रीडिंग सही आ गई, 2 बार रीडिंग सही है, 10 बार करोगे ना 10 बार अलग रीडिंग्स आएगी। टेस्ट वेट भी जिसको आप कैलिब्रेट करते हो ना, उसकी भी अलग अलग रीडिंग्स आती है, तभी हम सबको एवरेज आउट करते हैं। और उस एवरेज आउट करके जो हमारा एवरेज जब मीन निकलता है ना, उसको हम देखते हैं कि हमारा वो जो लिमिट है जिसके अंदर वेट आना चाहिए 10% की, उससे ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है, राइट। सो ये रैंडम एरर्स होंगे, ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, ये इनको नहीं रिमूव कर सकते। हाँ, इनको ये है कि जो हमारा वेट है, जो हमारा स्केल है, उसको इतना अच्छे से हम बढ़िया तरीके से रख रहे हैं कि इनके होने के चांसेस कम से कम हो, राइट। और रैंडम एरर बेसिकली होता क्या है? इस मेजरमेंट एरर माइनस सिस्टमैटिक एरर। हम मेजर कर रहे हैं, उसमें गलती हो रही है, सिस्टमैटिक एरर जो बार बार रीडिंग्स की वजह से उसमें एक स्लाइट वेरिएशन आएगा, उसे सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। सो ये मल्टीपल चीजें हमने बात करी, जिसमें हमने बात करी कि टेस्ट वेट्स को कैसे रखते हैं, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, एनालिटिकल बैलेंस ड्रिफ्ट क्या होता है, और वेइंग एरर कितने टाइप्स के होते हैं, उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं प्रिकॉशंस के थ्रू। सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। टिल देन, गुड बाय।